हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और इवेंचुअली टॉपिक 3.4 स्टार्ट हो गया जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली के। इस प्रॉब्लम को आज रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे और इसे देखेंगे अगर ये एज अ लॉन्ग आ जाता है तो इसे प्रेजेंट किस तरीके से करना, तो इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैनशबीर। तो टॉपिक है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने क्या क्या देख लिया उसे थोड़ा सा रिवाइव करें। देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके लिए मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिफाइन करता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, इसकी मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक टॉप है, लट्टू है, वो घूम रहा है और वो 1 घंटे से घूम रहा है। अब मैं क्या बताऊं कि उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। वो तो लट्टू तो घूम रहा है, तो मैं बताता हूं कि उसने 1 घंटे में 100 चक्कर काट लिए, 100 चक्कर कंप्लीट कर लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर रोटेटिंग बॉडी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करता हूं। सेम ऐसे लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करता हूं। और सेम ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें ये नहीं मैं कहता कि उसमें कितनी फोर्स लग रही है, बल्कि मैं कहता हूं कि इसमें टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हुई है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इसमें तो मैं यही कहता हूं कि इसमें कितनी फोर्स लगी, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेटिंग बॉडी के लिए मैं फोर्स की बजाय डिफाइन करता हूं टॉर्क। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसी को टॉर्क बोला जाता है। और इस टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोला जाता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। सेम ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो उसके लिए मैं इनर्शिया यानी मास को डिफाइन नहीं करता, बल्कि इसके लिए मैं डिफाइन करता हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। जैसे रोटेटिंग बॉडी के लिए मैं फोर्स को नहीं बल्कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करता हूं, सेम ऐसे रोटेटिंग बॉडी के लिए मैं इनर्शिया, मास बेसिकली इनर्शिया होता है। क्या होता है मैं अभी बताता हूं। इनर्शिया की बजाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे मैं आई के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, उसको मैं डिफाइन करता हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टॉपिक तो समझ लग गया होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? देखो, इनर्शिया की जो तुम लोगों ने लोअर क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी वो ये है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब सिंपल लफ्ज में बोलूं तो इनर्शिया क्या है कि बॉडी जिस भी स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहना चाहती है। मतलब अगर एक बॉडी, इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनर्शिया कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करना चाहती है। ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जब वो रुकी हुई रहना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहना चाह रही है। ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है इसे बोला जाता है इनर्शिया। अच्छा, अब देखो, अगर एक बॉडी रुकी हुई है, एक बॉडी की वेलोसिटी 0, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है मेरे पास, इसमें रेस करते हैं, एक्सेलरेशन मेरे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब एक बॉडी रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। पर अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो अब अगेन इसकी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, तो इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन 0 ही होगा। अगर एक बॉडी रुकी है उसका भी एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका भी एक्सेलरेशन 0 है। मतलब बातें तो अलग अलग है लेकिन बता एक ही चीज को रहे हैं। अगर एक बॉडी रुकी है तो उसका भी एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका भी एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पे इनर्शिया को मैं ये भी कह सकता हूँ, इनर्शिया बेसिकली बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है। मतलब एक बॉडी चाहती है कि वो एक्सेलरेट ना करे, वो जो एक्सेलरेशन की जो रेजिस्टेंस है उसी को बेसिकली इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया बेसिकली क्या था? अगर एक बॉडी रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर वो रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहना चाह रही है। ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है इसी को इनर्शिया बोला जाता है। और अगर ये बॉडी रुकी हुई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो शुरू में तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूँ इनर्शिया मेरे पास क्या है? बेसिकली बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है एक्सेलरेशन को, जो कि एक्सेलरेशन बॉडी चाहती है कि वो एक्सेलरेट ना करे। इस एक्सेलरेशन को जो रेजिस्ट करती है बॉडी की प्रॉपर्टी, उसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? लीनियर बॉडी और इनर्शिया बेसिकली मेरे पास मास को इनर्शिया बोला जाता है। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया, मतलब वो एक्सेलरेशन को उतना ज्यादा रेजिस्ट करता है। इसी वजह से तो न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जिसका मास जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उसमें उतना कम कोज होता है।
तो इनर्शिया को बेसिकली मास के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटिंग बॉडी के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और इसे मैं आई के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इनर्शिया मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट लीनियर एक्सेलरेशन, इसी तरीके से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो मेरे पास क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है अबाउट अ सर्टेन एक्सिस। जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है, तो यहाँ में लिखा है अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, और इसी को बोला जाता है सिंपली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे मैं लास्ट में लिखता हूँ इस स्टैटिक वाले पॉइंट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जिसमें आई के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मास इन अ लीनियर मोशन, जैसे मास मेरे पास लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करता है, सेम एज इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे इनर्शिया या मास लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करता है, सेम एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी एंगुलर मोशन में वही सेम रोल प्ले करता है। अगर वो लीनियर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करते हैं तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, अब ये जो आई है ये बराबर किसके होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आई कहां से, इसे भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ऑफ द बॉडी फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास किसके बराबर होती है, अगर ये मेरे पास बॉडी है वो रोटेट कर रही है और इस बॉडी का मास है m, तो स्टूडेंट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मेरे पास बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मास m ऑफ अ बॉडी एंड द स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास बराबर होगा product of mass of a body and the scale of perpendicular distance r of the body from the axis of rotation is known as moment of inertia. Moment of inertia is equal to the product of mass of a body and the perpendicular distance from the and the scale of, in fact scale of perpendicular distance from the axis of rotation to the body is simply known as moment of inertia. तो moment of inertia मेरे पास बराबर है I will be equal to mr scale. अच्छा, पहले इस एक्सप्रेशन को डेवलप कर लेते हैं, एक्सप्रेशन आया कहां से, उस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, यूनिट वगैरह जो भी है इसका, बाकी सारी चीजों को बाद में डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है जी, ये आया कहां से, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यहां से तुम लोगों ने हेडिंग बनाना स्टार्ट कर देनी है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, अटैच टू द एंड ऑफ अ मासलेस रोड, जिसे मैंने एक मासलेस रोड के एंड से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, विच इज पिवटेड एट सेंटर रोड, मतलब ये मेरे पास एक रोड है, मैसलेस रोड है, इस मैसलेस रोड के एंड पे मैंने इस मैस एम को अटैच किया और इस मैसलेस रोड को मैंने पिवट किया हुआ है सेंटर पे, सेंटर ओ के साथ। अब ये क्या कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है। देखो मैसलेस रोड के साथ अटैच करने का पर्पस ये होता है कि अगर एक बॉडी सिंपली मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में, वो तो सर्कुलर मोशन में हो जाएगी, है ना, सर्कुलर मोशन में। मैंने पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले लेक्चर में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस बताया था, लेकिन अगर मैं इसी बॉडी को मैसलेस रोड के साथ अटैच कर दूं तो इसकी जो मोशन है सर्कुलर से रोटेशनल मोशन में आ जाती है, तो एक लीगल फ्रेम में आ जाता है मेरे पास। हम चूंकि एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब ये चीजें डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम रोटेशन की बात करते हैं ना, तो मैसलेस रोड के साथ अटैच कर देते हैं। तो एक बॉडी है जो मैसलेस रोड के साथ अटैच है, वो मैसलेस रोड पिवटेड है एट सेंटर ओ। अच्छा, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r। अब इस बॉडी पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, अब इस बॉडी पे एक फोर्स लग रही है F, और ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है रोड पे, रोड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा देखो, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू द रोड, अब मेरे पास एक फोर्स F लग रही है परपेंडिकुलर टू द रोड लग रही है। तो अब यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये जो फोर्स है ये मेरे पास बराबर होती है m इंटू ए, जो फोर्स है वो मेरे पास बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब इस एक्सप्रेशन को प्रोसीड करते हैं आगे फर्दर, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, यहां तक हमने देख लिया कि एक बॉडी है जिसे मैसलेस रोड के साथ अटैच किया और वो मैसलेस रोड पिवट है एट सेंटर, बॉडी का सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और उस बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है जिसे मैं F कह रहा हूं। अब इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, उस फोर्स की वजह से क्या बॉडी कर रही है, रोटेट। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब उस बॉडी में लग रही है फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब किसी को नेट फोर्स, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी वो मेरे पास बराबर होगी फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हमने बड़ी डिटेल से इससे पहले डिस्कस किया हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स लग रही है तो इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा,
अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो शुरू में मैंने अभी बोला कि फॉर रोटेटिंग बॉडी मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूँ रोटेटिंग बॉडी के लिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ एज बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। तो यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करूंगा। लीनियर एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होता है आर इंटू अल्फा के। ये एक्सप्रेशन भी हमने पहले डेवलप किया हुआ है। ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, एफ विल बी इक्वल टू मैस इंटू आर इंटू अल्फा। बेसिकली सिंपली मैस और ये ब्रैकेट में आर इंटू अल्फा सिंपली यहाँ पे आ गया। अच्छा अब अगेन यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मुझे अगेन यहाँ पे मैंने पहले व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लिया, फोर्स की बजाय रोटेटिंग बॉडी के लिए मैं टोर को डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, क्योंकि फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज बेटर टू कंसीडर टोर। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि मैं फोर्स की बजाय अगेन टोर को डिस्कस करूं। तो मैं क्या करता हूँ, टोर मेरे पास होता है बेसिकली मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स जो है मेरे पास, मोमेंट आर्म क्या होता है, फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे आर के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। यहाँ पे भी आर इंटू एफ हो जाएगा और यहाँ पे भी एम आर, यहाँ पे पहले तो आर के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आर स्केयर। तो यहाँ पे आर एफ विल बी इक्वल टू एम आर स्केयर इंटू अल्फा। अब आर इंटू एफ मेरे पास बराबर होता है टोर के। तो आर इंटू एफ की जगह मैंने सिंपली लिख दिया टोर के लिए भी इक्वल टू एम आर स्केयर इंटू अल्फा। देखो हमने अभी तक किया क्या है, ये मेरे पास था न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ लीनियर बॉडी, फॉर अ लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है, तो उसके लिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ विल बी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये किया कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके लिए एक्सीलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सीलरेशन और फोर्स की बजाय टोर को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया या रिकंसिडर किया। तो बेसिकली मैंने ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ था फॉर लीनियर मोशन, उसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया, अभी तक न्यूटन का सेकंड लॉ में ही ट्रांसफॉर्म किया है फॉर रोटेटिंग बॉडी। ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के लिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ होगा इट विल बी इक्वल टू टॉर्क इक्वल्स एम आर स्क्वायर इनटू अल्फा। यही तो किया है, रोटेटिंग बॉडी के लिए फोर्स की जगह टॉर्क को रिकंसीडर किया है, एक्सेलरेशन की बजाय लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन को रिकंसीडर किया। तो मेरे पास ये सिंपली एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर रोटेटिंग बॉडी और न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन, अगर मैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को आपस में कंपेयर करूं न्यूटन के सेकंड लॉस को, तो देखता क्या हूं, ये मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था एफ इक्वल्स एम इनटू ए। रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या हुआ, फोर्स की जगह आ गया टॉर्क। तो बेसिकली ये टॉर्क मेरे पास क्या है, रोटेशनल एनालोगस है फोर्स का। टॉर्क मेरे पास रोटेशनल एनालोगस है फोर्स का। और यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन की जगह आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए है रोटेटिंग बॉडी के लिए, अल्फा जो है रोटेटिंग बॉडी के लिए वो रोटेशनल एनालोगस है ए का। और यहाँ पे सिंपली जो एम है वो मेरे पास रिप्लेस हुआ रोटेटिंग बॉडी के लिए एम आर स्क्वायर। अगर ये मेरे पास एम इनर्शिया है तो ये मेरे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम मैसेज, अगर ये फोर्स है मेरे पास, एम मेरे पास रिप्लेस हुआ एम आर स्क्वायर के साथ, ए मेरे पास रिप्लेस हुआ अल्फा के साथ रोटेटिंग बॉडी के लिए, और एफ मेरे पास रिप्लेस हुआ टॉर्क के साथ। अगर एफ को मैं फोर्स बोलता हूं तो टॉर्क मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो सेम मैसेज, अगर ये मेरे पास मैस इनर्शिया है तो एम आर स्क्वायर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे मैं बोलूंगा एम आर स्क्वायर को मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात को समझ गए। और ए को मैंने अल्फा के साथ रिप्लेस किया और अल्फा मेरे पास है एंगुलर एक्सीलरेशन, ये तुम लोगों को पहले पता है। तो एम आर स्क्वायर को मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हेन एम आर स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर को मैं आई के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इट इज द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेटिंग बॉडी। ये लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है। अच्छा अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये डिपेंड किन चीजों पे करते हैं, इसे देखते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ आई मेरे पास बराबर होता है एम आर स्क्वायर के। तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मैस, अगर किसी बॉडी का मैस होगा, रोटेटिंग बॉडी का मैस ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। और दूसरा डिपेंड करता है आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब एक्सिस से बॉडी ज्यादा दूर है, ये मेरे पास एक बॉडी रोटेट कर रही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब है। और ये तीसरी किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। एक्सिस के अबाउट जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से, वही पहले वाली बात कि अगर ये मास एक्सिस से ज्यादा दूर होगा,
तो आर ज्यादा होगा तो सूर्य में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो एक तीसरा ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो ये चार डिपेंडेंसीज हैं। अब इसके बाद आगे एक जनरल केस लेते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। एक्सप्रेशन हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली, डिपेंडेंसी देख ली। अब इसका जो है हम एक इरेगुलर बॉडी लेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। देखो अब फाइंड आउट करने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। अगर मेरे पास एक इरेगुलर बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखो अभी तो हमने देख लिया कि मेरे पास अगर एक पार्टिकल है, पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हमने देख लिया। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा mr²। अब ये मेरे पास एक इरेगुलर बॉडी है, इरेगुलर सी शेप की बॉडी है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल को, इस बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर लूंगा, स्प्लिट कर लूंगा। छोटे छोटे मैसेज में क्या कर लूंगा, स्प्लिट कर लूंगा। अब हर एक मैस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैं देख लूंगा। अब हर एक पार्टिकल का मुझे मैस भी पता है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये मेरे पास एक इरेगुलर बॉडी जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। इस इरेगुलर बॉडी को मैंने छोटे छोटे मैसेज में स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया। अब हर एक मैस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी मुझे पता है, उसका मैस भी पता है। तो हर एक पार्टिकल का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लूंगा। फिर जब सारे पार्टिकल्स का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लूंगा, उन सारे इनर्शियाज को मैं आपस में सम कर दूंगा, तो मेरे पास इस इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बात को समझ गए, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है, द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल मैसेज। जो एक रिजिड बॉडी है वो छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी होती है। उन छोटे छोटे मैसेज को मैं m1 m2 m3 और अप टू mn में कह लेता हूँ। इस रिजिड बॉडी को मैंने छोटे छोटे मैसेज में स्प्लिट कर दिया, m1 m2 m3 और अप टू mn, जो भी जितने भी नंबर्स होंगे। एंड हैविंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इन मैसेज का जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r1 r2 r3 rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली। हर एक मैसेज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी मुझे पता लग गया, r1 r2 r3। ये मुझे चीजें पता लग गई। अब अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अगर इस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो सूर्य में देखो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसमें फोर्स लगी होगी, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो फोर्स बराबर होगी m इंटू ए के। सेम मैसेज न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर एंगुलर बॉडी कहता है कि अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब इस पे टॉर्क लगी है। अगर किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन हुआ तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगी है। और अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ तो इस पे टॉर्क लगी है, और वो टॉर्क बराबर होगी mr² इंटू अल्फा के। ये भी हमने देख लिया। तो यही मैंने यहाँ पे केस लिया, लेट द बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यहाँ पे लिख लो विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ बॉडी रोटेट कर रही है। तो हर एक बॉडी का, हर एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लगेगी वो कितनी होगी। पहले वाले पार्टिकल पे कितनी टॉर्क लगी, टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। पहले पार्टिकल का कितना टॉर्क होगा, m1 का। तो टॉर्क मेरे पास सिंपली होता है mr² इंटू अल्फा। अगर पहले पार्टिकल का टॉर्क फाइंड आउट करना है तो सब स्क्रीन में पहला लिख दो, टॉर्क 1 m1 r1 अल्फा 1 सिंपली। तो पहले पार्टिकल पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा, कितना टॉर्क लगा होगा, m1 r1² इंटू अल्फा 1। दूसरे वाले पार्टिकल पे टॉर्क 2 कितना लगा होगा, विल बी इक्वल टू m2 r2² अल्फा 2। इसी तरीके से जो nth पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसी तरीके से सारे पार्टिकल्स की टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो जो n पार्टिकल पे जो टॉर्क लगी होगी वो इट विल बी इक्वल टू mn rn² इंटू अल्फा n²। अच्छा टोटल टॉर्क, अब ये बॉडी में टोटल टॉर्क कैसे आएगी, इन सारे टॉर्क से मैं क्या कर लूंगा, सम कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, टोटल टॉर्क मेरे पास कैसे आएगी, इन सारे टॉर्क्स को मैं सम कर लूंगा। टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 अप टू टो n तक मैं इन सारे टॉर्क्स को एड अप कर लूंगा। इट विल बी इक्वल टू टोटल टॉर्क। अब टॉर्क 1 मेरे पास m1 r1 अल्फा 1, टॉर्क 2 मेरे पास m2 r2² अल्फा 2। इसी तरीके से टॉर्क 3 चलते चलते टॉर्क n तक mn rn² अल्फा n² अल्फा n। अच्छा देखो अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, अगर एक रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है, तो रिजिड बॉडी के ऊपर जितने, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एंगुलर प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। मतलब अगर ये मेरे पास एक डोर है, ये रोटेट कर रहा है, ये डोर रोटेट कर रहा है 1 सेकंड में एक रोटेशन,
1 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1 रेडियन पर सेकंड या 1 रोटेशन पर सेकंड। अब इस डोर के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अब चूंकि वो रिजिड बॉडी के ऊपर पार्टिकल है, अगर ये डोर 1 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे मौजूद जो जितने पार्टिकल्स है वो भी सारे 1 सेकंड में एक ही रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब अगर एक रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी 1 रोटेशन पर सेकंड है, तो हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 रोटेशन पर सेकंड। हर पार्टिकल मतलब एक रिजिड बॉडी के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं उनकी एंगुलर प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ। तो अगर एक रिजिड बॉडी अल्फा एंगुलर वेलोसिटी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रही है, तो हर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? अल्फा के, जो कि रिजिड बॉडी की अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यही बात मैंने लिखी है, एज द बॉडी इज रिजिड, चूंकि बॉडी रिजिड है, सो ऑल द पार्टिकल्स मूविंग विद सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ मूव करेंगे। इसका मतलब है अल्फा 1 पार्टिकल 1 का एंगुलर एक्सेलरेशन, वो पार्टिकल 2 के एंगुलर एक्सेलरेशन, और चलते चलते पार्टिकल n के एक्सेलरेशन वो सारे के सारे बराबर होंगे। इट विल बी इक्वल टू, अगर सारे के सारे बराबर है तो इसे मैं सिंपली अल्फा ही लिख देता हूं, जो कि रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और चलते चलते अल्फा, ये सारे बराबर है, तो इसे सिंपली मैं अल्फा के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, अल्फा अल्फा अल्फा। अब सब में अल्फा अल्फा कॉमन है, तो अल्फा को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अल्फा को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, चलते चलते mn rn स्क्वायर तक, यहां तक। अब ये सारी चीजें मेरे पास क्या हो रही है? सारी की सारी क्वांटिटीज मेरे पास क्या हो रही है? सम हो रही है। इसे मैं लिखूंगा समीशन, समीशन करके लिखूंगा mi इंटू आर आई, मतलब ये सारे मैसेज का क्या है? सम। और ये जो आई है ये स्टार्ट होता है 1 से लेके n तक, मतलब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, सारी की सारी क्वांटिटी समीशन में, क्योंकि सम हो रही है। क्या चीजें सम हो रही है? मैस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r स्टार्ट हो रही है 1 से और n तक जो से वो खत्म हो रही है। स्क्रीन में मैं आई लिख देता हूँ, आई आई, और ये आई स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक। तो इस तरीके से स्टैट्स में से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा समीशन m इंटू आर स्क्वायर, और स्टार्ट हो रहा है, और सब्सक्रिप्ट में आई लिख देता हूँ, और आई स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक। ठीक है, ये मेरे पास टॉर्क आ गया समीशन की फॉर्म में। अब टॉर्क मेरे पास बराबर होता है आई इंटू अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अल्फा तो इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, तो आई मेरे पास बराबर होगा समीशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम आई टू एन। मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूंगा, फिर इन सबको सम कर दूंगा, तो मेरे पास इस बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, बड़ी डिटेल में हमने लेक्चर को देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डेफिनेशन से लेके एक्सप्रेशन, और फिर एक्सप्रेशन से एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करना देख लिया। तो उम्मीद है तुम लोगों की लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।